राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से सरकार अब इस अंतिम पाये को, एक इस आखिरी स्तंभ को ढहाना चाहती है, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों एक नीति कथा सुनाकर या महाभारत काल की सुदामा और कृष्ण की मित्रता के नाम पर चावल लेने और देने का जो कथानक बांच रहे थे, उसके पीछे भी इरादा यही था कि सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया जाए। जी। हो सकता है तब नरेंद्र मोदी ये न जानते हों कि वो जिन चावलों की बात कर रहे थे वो चावल इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सामने आ जाएंगे। कौन सुदामा है और कौन कृष्ण है, चावल के बदले में किसने किसको क्या दिया है, इसका खुलासा हो गया है। इससे पहले भी हमें याद है किरण रिजिजू जी जब कानून मंत्री थे तब वे सुप्रीम कोर्ट को अपनी हदें बता रहे थे कि उसकी क्या लिमिट है, उसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यद्यपि उन्हें उसके बाद वो अपना पोर्टफोलियो खोना पड़ा था। आज जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने बदतमीजी, जैसे आप कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ सामने बैठी है, उसके साथ में आप इस स्तर पर तकरार कर रहे हैं कि सीबीआई को यह कहना पड़े कि चिल्लाइए मत। इससे पहले बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे कि जहां संविधान पीठ के सामने पैरवी करने वाला कोई भी वकील, किसी भी पक्ष का हो, सरकारी पक्ष का हो या दूसरे पक्ष का हो, इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर अब सरकार और सरकार के लघुए भगुए सर्वोच्च न्यायालय का मान मर्दन करने पर उतारू हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय लगातार उनके लिए असुविधाजनक फैसले सुना रहा है, जी। जिसकी परिणति आज ये हुई कि सीबीआई को यह सब कहना पड़ा। वे भी कहां तक बर्दाश्त करें। लगातार इस मसले पर वे देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए भारत सरकार किस तरह से इतने बड़े गड़बड़ झाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। हर बार सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों के सामने ये कहना पड़ता है कि हमारा आदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम तो हर बार साफ बात कर रहे हैं, आप फिर अगली सुनवाई पर कुछ और लेकर आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज ही आ गया है सुप्रीम कोर्ट भी। अब वो थक गया है इन लोगों की बदसलूकियों, बदतमीजियों से, और ये अच्छे संकेत नहीं है। न्याय की सर्वोच्च आसंदी देश के हित में है, देश के लिए है, लोगों के लिए है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह आधा अधूरा न्याय लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश अगर सरकार करेगी तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा विषय आपने जो लिया था राहुल गांधी के बयान का, शक्ति को लेकर, जी। मैं बड़ी मजेदार बात राजीव जी रेखांकित करना चाहता हूं। आज मैं दोपहर से देख रहा हूं और सुबह अखबारों में भी देखा था, दूसरी जगह, राहुल गांधी का विवादित बयान। मैं समझ नहीं पाया राहुल गांधी का बयान विवादित कैसे हो गया। क्या राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके कोई विवाद पैदा किया? क्या उसकी मीमांसा कुछ इस तरह से थी कि राहुल गांधी नारी शक्ति का, दैवी शक्तियों का अपमान कर रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने उसकी प्रतिक्रिया में जो कुछ कहा है वो विवादित बयान है। क्या देश के मुख्य धारा के न्यूज चैनल, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल्स, अखबार ये लिखेंगे, ये शीर्षक बनाएंगे, ये हेडलाइन बनाएंगे कि राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित बयान दिया है, उन्होंने एक शब्द की गलत व्याख्या करके वितंडावाद पैदा किया है? महाकवि निराला जी से लेकर दिनकर जी की कविताओं में जो शक्ति शब्द आया है वो किस रूप में आया है, कल से अब तक सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं। और बड़ी मजेदार एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ट्विटर पर एक मित्र के रिट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर शक्ति शब्द का अर्थ नारी है, स्त्री है, देवियां हैं, तो क्या अमेरिका और रूस नारियां हैं? क्योंकि उन दोनों देशों को तो हम महाशक्ति कहते रहे दशकों से, पूरी दुनिया उन्हें महाशक्ति कहती है, तो अमेरिका और रूस को भी नारी मानना चाहिए क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, बौखलाहट है, जो इस तरह से एक शब्द को पकड़ के चुनाव का नैरेटिव बांधना चाहते हैं, परोसना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता इस देश की जनता, देश का जो सामूहिक बौद्धिक चेतना है देश की, वो इतनी उथली या थोथी है कि राहुल गांधी के शब्द की वास्तविक
शब्द के वास्तविक अर्थ को नहीं समझेगी। और उन्होंने कल बहुत स्पष्ट सब कुछ कहा था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कवि क्या कहना चाहता है इसकी व्याख्या आप इस तरह से करें। तो मैं समझता हूं राजीव जी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत घबराए और बौखलाए हुए। जी जी, जरा तरफ आ सकते हैं, कैसे देखा जाए डॉक्टर राकेश पाठक जी? देखिए, पहले वो मुखौटा शब्द की जरा सी एक पुरानी घटना याद कर लें। अभी प्रशांत जी ने और अमलेंद्र जी ने कहा कि हम गोविंदाचार्य ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा था मुख नहीं मुखौटा है, बड़ा बवाल मचा था और उसके बाद आज तक गोविंदाचार्य का पुनर्वास नहीं हो सका बीजेपी में। राहुल गांधी ने सीधे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को मुखौटा कहकर एक तरह से उन्हें बेनकाब कर दिया है। ये बड़े साहस का काम उन्होंने किया है और सब जानते हैं कि वे किसका मुखौटा है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब जनता के बीच में, चुनाव के बीच में जाने वाला है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इतने बड़े आर्थिक घोटाले की इतनी चर्चा के बावजूद मतदाता प्रभावित नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो सच में उसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह है। क्या सचमुच लोग सिर्फ अंधभक्तों को छोड़ दीजिए जिनके पास कोई तर्क नहीं है, जिन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हर गलत काम भी सही दिखाई देता है, उन्हें छोड़ दीजिए, तो जो थोड़ा सा स्वतंत्र विचार वाला मतदाता है वो जरूर इससे प्रभावित होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चिंता ही ये है कि कहीं से कुछ और ऐसा निकल के आ जाए, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के नेता, कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा कह सुन दे, कुछ ऐसा हो जाए कि जो चुनाव के पूरे नैरेटिव को उनके पाले में ले आए। राजीव जी, ये भी पहली बार हो रहा है कि लोकसभा जैसे चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बिछाई हुई बिसात पर आकर खेल रहे हैं। उसके बिछाए हुए टर्फ पर बीजेपी और मोदी को आना पड़ रहा है, ऐसा पहली बार है। पिछले एक साल में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं या विपक्ष की पार्टियों ने जो मुद्दा उठाया उसका काउंटर करने के लिए जब बीजेपी आई तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। और लगातार पिछले कई अवसर पर ऐसा हुआ है। कल से अब तक का पूरा सोशल मीडिया आप देख लीजिए, इतना आईना दिखा दिया गया है कि शक्ति की व्याख्या करने में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को पसीने आ गए। बहुत साधारण भाषा में लोगों ने बता दिया, शक्ति माने पावर, उसी से हॉर्स पावर शक्ति बना है, अश्व शक्ति। उस अश्व शक्ति में कोई स्त्री महिला का जिक्र नहीं है कि नारी के लिए अश्व शक्ति शब्द बनाया गया है। और अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने उसकी व्याख्या कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहेगा, बशर्ते विपक्ष इसे गांव-गांव तक, शहरों तक, कस्बों तक, हर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो और यह बताने में सफल हो कि यह वास्तव में सरकार के द्वारा किया गया एक ब्लैकमेलिंग का तरीका था। लोगों को, कंपनियों को डरा धमकाकर चौथ वसूली का प्रयास था। जनता को यह समझाना और बताना विपक्ष का काम है। हम और आप तो जो जिस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं सो कर ही रहे। एक अंतिम बात, सुनील जी ने सीआईआई का नाम लिया, सीआईआई नहीं गया उसमें, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एसोचैम, 2 संस्थाएं गई। जी जी राजीव जी 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 पंकज जी, क्या आपको भी लगता है ये मुद्दा, मैं इसलिए समझना चाहता हूं आप साथियों से कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कंपनियों से पैसे, चंदे जो हैं वो पार्टियों को मिले, इसमें किसी आम जनता को क्या फर्क पड़ता है, उसको कहां से पैसा मिला नहीं मिला? बिल्कुल